नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पेशी एकेडमी से। दोस्तों, आज हम भारतीय अर्थव्यवस्था के अंतर्गत बजट में डिस्कस करने जा रहे हैं वित्तीय घाटा, फाइनेंशियल डेफिसिट। जब सरकार की आय कम तथा व्यय अधिक हो तो इसे वित्तीय घाटा कहते हैं। वित्तीय घाटा की संकल्पना अल्प विकसित देश, विकासशील देश तथा लोक कल्याणकारी देशों की है। वित्तीय घाटा के प्रकार, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेफिसिट। पहला होता है दोस्तों बजट घाटा, बजट डेफिसिट। जब सार्वजनिक आय कम तथा सार्वजनिक व्यय अधिक हो तो इसे बजट घाटा कहते हैं। दूसरा होता है दोस्तों राजस्व घाटा, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है राजस्व घाटा या रेवेन्यू डेफिसिट। जब सरकार का राजस्व आय कम तथा राजस्व व्यय अधिक हो तो इसे राजस्व घाटा कहते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। जब राजस्व घाटा में से पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु दिए गए अनुदान को घटा दिया जाता है तो इसे कहा जाता है प्रभावी राजस्व घाटा। राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट, ध्यान दीजिएगा। सरकार की कुल ऋण देयताओं को कहा जाता है राजकोषीय घाटा। अर्थात जब सरकार की देनदारियों को अर्थात ऋण को राजकोष से पूरा किया जाता है तो इसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। अर्थात सरकार की कुल ऋण देयताओं को राजकोषीय घाटा कहते हैं, या हम कह सकते हैं जब सरकार के वित्तीय घाटा की पूर्ति राजकोष से की जाती है तो इसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। अगला है दोस्तों प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट या प्राथमिक घाटा। जब राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाता है तो इसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। अगला है मौद्रिकृत घाटा। अगला है दोस्तों मौद्रिकृत घाटा, मोनेटाइज्ड डेफिसिट। जब सरकार अपने घाटों के लिए वित्तीय व्यवस्था की पूर्ति हेतु नोट निर्गमन करती है अर्थात नए नोट छापती है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को कहते हैं मौद्रीकरण तथा इस प्रकार से उत्पन्न घाटे को मौद्रिकृत घाटा कहा जाता है। अगला है दोस्तों क्रियात्मक घाटा या ऑपरेशनल डेफिसिट। जब सरकार राजकोषीय घाटा में से मुद्रास्फीति या मुद्रास्फीति समायोजन या स्फीति समायोजन को घटा देती है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को कहते हैं, इस प्रकार से प्रक्रिया से उत्पन्न घाटा को कहते हैं क्रियात्मक घाटा। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों वित्तीय घाटा। ध्यान दीजिएगा, अगला टॉपिक हम देखने जा रहे हैं वित्तीय घाटा। वित्तीय घाटा, फाइनेंशियल डेफिसिट। फाइनेंशियल डेफिसिट, ध्यान दीजिएगा। वित्तीय घाटा, वित्तीय घाटा का मतलब होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, जब सरकार की आय कम, जब सरकार की आय कम तथा व्यय अधिक हो, व्यय अधिक हो तो इसे वित्तीय घाटा कहते हैं। तो इसे वित्तीय घाटा कहते हैं। तो इसे वित्तीय घाटा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वित्तीय घाटा की जो संकल्पना है या अवधारणा है, वित्तीय घाटा की जो संकल्पना है दोस्तों यह है अल्प विकसित देशों की यह संकल्पना है, अल्प विकसित देश। दूसरा है दोस्तों विकासशील देश, विकासशील देश जैसा कि भारत। प्लस दोस्तों लोक कल्याणकारी देश, लोक कल्याणकारी देश। अर्थात भारत में वर्ष दर वर्ष वित्तीय घाटा की अवधारणा रही है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, वित्तीय घाटा के प्रकार, वित्तीय घाटा के प्रकार। अगला हम देखते हैं दोस्तों वित्तीय घाटा के प्रकार, वित्तीय घाटा के प्रकार, टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल डेफिसिट।
वित्तीय घाटा के प्रकार है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वित्तीय घाटा का पहला प्रकार है बजट घाटा। वित्तीय घाटा का पहला प्रकार है दोस्तों बजट घाटा, बजट डेफिसिट। पहला है दोस्तों बजट डेफिसिट। बजट डेफिसिट का मतलब होता है जब सरकार का सार्वजनिक आय कम तथा सार्वजनिक व्यय ज्यादा हो तो इस प्रकार के घाटा को बजट घाटा कहा जाता है। जब सरकार का सार्वजनिक आय कम तथा सार्वजनिक व्यय अधिक होता है तो इस प्रकार उत्पन्न घाटा को बजट घाटा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात बजट घाटा में सरकार का सार्वजनिक आय कम होता है तथा सार्वजनिक व्यय ज्यादा होता है। दूसरा पकड़ते हैं दोस्तों, वित्तीय घाटा का दूसरा प्रकार है राजस्व घाटा। दूसरा है दोस्तों राजस्व घाटा। ध्यान दीजिएगा, राजस्व घाटा का मतलब होता है रेवेन्यू डेफिसिट। रेवेन्यू डेफिसिट, जब सरकार का राजस्व आय कम तथा राजस्व व्यय अधिक हो तो इस प्रकार से उत्पन्न घाटा को राजस्व घाटा या रेवेन्यू घाटा कहा जाता है। इसके बाद अगला है प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा, इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ध्यान दीजिएगा, जब राजस्व घाटा में से पूंजीगत संपत्ति के निर्माण हेतु दिए गए अनुदान को घटा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि पूंजीगत संपत्ति के निर्माण के लिए जो भी अनुदान दिया गया है उसे राजस्व घाटा में से घटा दिया जाए तो इस प्रकार से उत्पन्न घाटा को प्रभावी राजस्व घाटा कहा जाता है। अर्थात यदि राजस्व घाटा में से पूंजीगत संपत्ति के निर्माण हेतु दिए गए अनुदान को अगर घटा दिया जाता है तो इस प्रकार से उत्पन्न घाटे को प्रभावी राजस्व घाटा कहा जाता है। अगला है दोस्तों राजकोषीय घाटा। अगला है राजकोषीय घाटा। राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट। अगला है दोस्तों राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट। ध्यान दीजिएगा, यदि किसी घाटे का भार सरकार के राजकोष पर पड़ता है तो इस प्रकार से उत्पन्न घाटा को राजकोषीय घाटा कहते हैं। अर्थात सरकार की कुल देनदारियां राजकोषीय घाटा कहलाती है। सरकार की कुल देनदारियां ब्याज सहित सरकार की कुल देनदारियां राजकोषीय घाटा कहलाती है। अर्थात यदि वित्तीय घाटे का भार, यदि वित्तीय घाटे की पूर्ति सरकार के राजकोष से की जाती है तो इस प्रकार से उत्पन्न घाटा को राजकोषीय घाटा कहा जाता है, फिस्कल डेफिसिट कहा जाता है। इसके बाद अगला है दोस्तों प्राथमिक घाटा। अगला है प्राथमिक घाटा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगर मैं राजकोषीय घाटा की बात कर रहा हूं तो राजकोषीय घाटा में सरकार की कुल देनदारियां ब्याज सहित, सरकार की कुल देनदारियां ब्याज सहित होती है, यह कहलाती है राजकोषीय घाटा। सरकार यदि सरकार अपने वित्तीय घाटा की पूर्ति राजकोष से करती है तो इसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है। लेकिन यदि इसमें से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो इसे कहा जाता है दोस्तों प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। यह है दोस्तों प्राइमरी डेफिसिट। ध्यान दीजिएगा, प्राइमरी डेफिसिट। यदि राजकोषीय घाटा में से, राजकोषीय घाटा का सिंपल मीनिंग है कुल ऋण देनदारियां, सरकार की जो भी ऋण देनदारियां है वो है राजकोषीय घाटा, क्योंकि इसका भार पड़ने वाला है सरकार के राजकोष पर। तो सरकार की कुल ऋण देनदारियां कहलाती है राजकोषीय घाटा। तो इस राजकोषीय घाटा में से यदि हम ब्याज भुगतान को घटा दे तो यह कहलाता है प्राथमिक घाटा। अगला है दोस्तों क्रियात्मक घाटा। अगला है क्रियात्मक घाटा, ऑपरेशनल डेफिसिट। अगला है दोस्तों क्रियात्मक घाटा, ऑपरेशनल डेफिसिट। ध्यान दीजिएगा, यदि सरकार के राजकोषीय घाटा में से, यदि सरकार के राजकोषीय घाटा में से मुद्रास्फीति या
स्फीतीय समायोजन को घटा दिया जाता है। यदि सरकार के राजकोषीय घाटा में से मुद्रास्फीति या स्फीतीय समायोजन को घटा दिया जाता है तो इसमें ऑपरेशनल डेफिसिट या क्रियात्मक घाटा कहते हैं। और लास्ट है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, लास्ट है दोस्तों मौद्रीकृत घाटा। अगला है मौद्रीकृत घाटा, मोनेटाइज्ड डेफिसिट। मोनेटाइज्ड डेफिसिट अगला है दोस्तों मोनेटाइज्ड डेफिसिट, मौद्रीकृत घाटा। यदि सरकार अपने घाटे के वित्तीय व्यवस्था हेतु नए नोट छापती है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को मौद्रीकरण कहते हैं तथा इससे उत्पन्न घाटे को मौद्रीकृत घाटा कहा जाता है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों वित्तीय घाटा के प्रकार। वित्तीय घाटा का पहला प्रकार है बजट घाटा, दूसरा है राजस्व घाटा, तीसरा है प्रभावी राजस्व घाटा, चौथा है राजकोषीय घाटा, पांचवा है प्राथमिक घाटा, छठवां है क्रियात्मक घाटा और सातवां है दोस्तों मौद्रीकृत घाटा। तो अगला हम पहला देखने जा रहे हैं दोस्तों बजट घाटा। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं बजट घाटा को। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों बजट घाटा को। पहला है बजट घाटा, बजट डेफिसिट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बजट घाटा, बजट डेफिसिट। जब सरकार का सार्वजनिक आय कम तथा सार्वजनिक व्यय अधिक हो, सार्वजनिक व्यय अधिक हो तो इसे बजट घाटा कहते हैं, बजट घाटा कहते हैं, तो इसे बजट घाटा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब सरकार का सार्वजनिक आय कम तथा सार्वजनिक व्यय अधिक हो तो इसे बजट घाटा कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि बजट घाटा बराबर होता है दोस्तों सार्वजनिक आय लेस देन सार्वजनिक व्यय, या हम कह सकते हैं सार्वजनिक व्यय इज ग्रेटर देन, अधिक है सार्वजनिक आय से। तो इस प्रकार इनमें जो डिफरेंस आ रहा है दोस्तों यही है आपका बजट घाटा। अर्थात सार्वजनिक व्यय माइनस सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय माइनस सार्वजनिक आय, यही है आपका दोस्तों बजट घाटा। तो जब सरकार का सार्वजनिक आय कम तथा सार्वजनिक व्यय अधिक हो तो इस प्रकार से उत्पन्न घाटा को बजट घाटा कहते हैं। अर्थात बजट घाटा बराबर होता है सार्वजनिक व्यय माइनस सार्वजनिक आय। अगला हम देखते हैं राजस्व घाटा। दूसरा है दोस्तों राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जब सरकार का राजस्व आय कम, जब सरकार का राजस्व आय कम तथा राजस्व व्यय अधिक हो, जब सरकार का राजस्व आय कम तथा राजस्व आय व्यय अधिक हो तो इसे राजस्व घाटा कहते हैं, तो इसे राजस्व घाटा कहते हैं, तो इसे राजस्व घाटा कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों कि राजस्व घाटा बराबर होगा राजस्व व्यय, इसमें राजस्व व्यय अधिक है राजस्व आय से, राजस्व व्यय अधिक है राजस्व व्यय से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात हम कह सकते हैं कि राजस्व व्यय में से यदि राजस्व
आय को घटा दिया जाए तो इस प्रकार से उत्पन्न घाटा को राजस्व घाटा कहते हैं। तो जब सरकार का राजस्व आय कम तथा राजस्व व्यय अधिक हो तो इस प्रकार से उत्पन्न घाटा को राजस्व घाटा कहते हैं। अर्थात राजस्व व्यय माइनस राजस्व आय कहलाता है दोस्तों राजस्व घाटा। अगला हम देखने जा रहे हैं दोस्तों प्रभावी राजस्व घाटा। ध्यान दीजिएगा, प्रभावी राजस्व घाटा, यदि मान लीजिए सरकार किसी पूंजीगत संपत्ति के निर्माण हेतु कोई अनुदान देती है तो उससे खड़ा होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, उससे सरकार की पूंजी बनती है। तो इस प्रकार से जब सरकार पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु अनुदान प्रदान करती है, अगर इसे राजस्व घाटा में से घटा दिया जाए तो इस प्रकार से उत्पन्न घाटा को प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। तो अगला है दोस्तों प्रभावी राजस्व घाटा। प्रभावी राजस्व घाटा इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, ध्यान दीजिएगा, जब राजस्व घाटा में से पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु दिए गए अनुदान को घटा दिया जाता है तो इसे प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यदि राजस्व घाटा में से पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु दिए गए अनुदान को घटा दिया जाता है तो इसे प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं दोस्तों प्रभावी राजस्व घाटा बराबर होता है दोस्तों राजस्व घाटा में से आप घटा दीजिए पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु दिया गया अनुदान। तो जब राजस्व घाटा में से पूंजीगत संपत्तियों के निर्माण हेतु दिए गए अनुदान को घटा दिया जाता है तो इसे कहा जाता है प्रभावी राजस्व घाटा। यहां हमने डिस्कस किया दोस्तों बजट घाटा, बजट डेफिसिट। जब सरकार का सार्वजनिक आय कम तथा सार्वजनिक व्यय अधिक हो तो इसे बजट घाटा कहते हैं। राजस्व घाटा, जब सरकार का राजस्व आय कम तथा राजस्व व्यय अधिक हो तो इसे राजस्व घाटा कहते हैं। प्रभावी राजस्व घाटा, जब राजस्व घाटा में से पूंजीगत संपत्ति के निर्माण हेतु दिए गए अनुदान को घटा दिया जाता है तो इसे प्रभावी राजस्व घाटा कहते हैं। अब हम अगला देखने जा रहे हैं दोस्तों राजकोषीय घाटा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं राजकोषीय घाटा। सरकार की कुल ऋण देनदारियों को राजकोषीय घाटा कहते हैं। सरकार की कुल ऋण देताओं को राजकोषीय घाटा कहते हैं। यदि सरकार अपने वित्तीय घाटा की पूर्ति राजकोष से करती है तो इस प्रकार से उत्पन्न घाटा को राजकोषीय घाटा या फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, चौथा है राजकोषीय घाटा। अगला है राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट, ध्यान दीजिएगा, सरकार की कुल ऋण देनदारियां या देताएं, बोलिए, सरकार की कुल ऋण देनदारियां या देताएं को राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों,
सरकार कोई भी ऋण ले, चाहे सकल घरेलू ऋण ले, सकल विदेशी ऋण ले, जैसे विश्व बैंक से या विश्व मुद्रा कोष से या आरबीआई से ऋण ले या किसी संस्था से ऋण ले, सरकार जो भी ऋण लेती है यह सब कहलाता है दोस्तों राजकोषीय घाटा। अर्थात सरकार के द्वारा लिया गया कुल ऋण देनदारियां कहलाती है राजकोषीय घाटा, क्योंकि सरकार बाद में इसकी पूर्ति करेगा दोस्तों राजकोष से। ध्यान दीजिएगा, जब सरकार अपने वित्तीय घाटों की पूर्ति राजकोष से करती है, राजकोष से करती है, तो इस प्रकार से उत्पन्न घाटे को तो इसे राजकोषीय घाटा कहा जाता है, तो इसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। अर्थात ध्यान दीजिएगा दोस्तों, सरकार की जो भी ऋण देनदारियां है सभी के सभी की पूर्ति की जानी है राजकोष से। तो इस प्रकार से भारत के राजकोष पर जो लोड पड़ता है दोस्तों, इसे ही कहा जाता है राजकोषीय घाटा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भारत के राजकोष पर जो भार पड़ता है इसे ही कहा जाता है राजकोषीय घाटा। ध्यान दीजिएगा, अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट बराबर होता है, राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट बराबर होता है दोस्तों। ध्यान दीजिएगा, राजकोषीय घाटा फिस्कल डेफिसिट बराबर होता है दोस्तों सरकार की कुल ऋण देनदारियां, सरकार की कुल ऋण देनदारियां या कह सकते हैं देयताएं। ध्यान दीजिएगा, अर्थात सरकार की कुल ऋण देनदारियां, तो सरकार ऋण कहां से लेती है? सकल विदेशी ऋण, सकल घरेलू ऋण, सकल या आरबीआई से लिया गया ऋण या किसी संस्था से लिया गया ऋण। तो सरकार ऋण लेती है दोस्तों सकल विदेशी ऋण, जैसे कि विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक तथा विश्व मुद्रा कोष से लिया गया ऋण। दूसरा है दोस्तों सकल घरेलू ऋण या कह सकते हैं आरबीआई से लिया गया ऋण, आरबीआई से लिया गया ऋण। यहां पर सकल घरेलू ऋण का मतलब है दोस्तों कि भारत की विभिन्न कंपनियों से लिया गया ऋण, आरबीआई से लिया गया ऋण या कह सकते हैं किसी संस्था से लिया गया ऋण, संस्था से लिया गया ऋण। तो ये सभी जो भी ऋण है दोस्तों, इन्हीं सब ऋण को कहा जाता है राजकोषीय घाटा। अर्थात सरकार का कुल जो व्यय होता है दोस्तों वो अधिक है, जबकि सरकार की कुल प्राप्तियां यह कम है। तो इस डिफरेंस को फुलफिल करने हेतु सरकार बाजार से ऋण लेती है, ये कह सकते हैं दोस्तों सकल विदेशी ऋण, सकल घरेलू ऋण, आरबीआई से लिया गया ऋण तथा संस्था से लिया गया ऋण। अर्थात बाजार से लिया गया उधार, चाहे यह उधार सकल विदेशी ऋण हो, सकल घरेलू ऋण हो, आरबीआई से लिया गया ऋण हो या किसी संस्था से लिया गया ऋण हो। तो सरकार की कुल ऋण देनदारियां को कहते हैं दोस्तों राजकोषीय घाटा। ध्यान दीजिएगा, यदि मान लीजिए सरकार ने विश्व बैंक से 100 करोड़ रुपए लिए हैं और एक वित्तीय वर्ष में इसका ब्याज हो जाता है मान लीजिए दोस्तों 5 करोड़ रुपए, तो इस प्रकार से ये हो गया 105 करोड़ रुपए। 100 करोड़ जो कि है एक्चुअल लिया गया कर्ज और 5 करोड़ का मान लीजिए इस पे आपका ब्याज बैठता है, तो इस प्रकार से कुल रकम है दोस्तों 105 करोड़ रुपए। अर्थात राजकोषीय घाटा है 105 करोड़ रुपए, लिया गया ऋण प्लस ब्याज, अर्थात इसमें ब्याज भी सम्मिलित होता है। यहां पर यह है दोस्तों कुल ब्याज भुगतान सहित, कुल ब्याज
भुगतान सहित, जो भी ऋण है दोस्तों, कुल ब्याज भुगतान सहित ऋण देनदारियां कहलाती है राजकोषीय घाटा। लेकिन अगर इस ऋण देनदारियों में से अर्थात राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए, ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए 100 करोड़ का ऋण लिया गया विश्व बैंक से, 5 करोड़ का ब्याज हो गया, अर्थात कुल रकम हो गया 105 करोड़ रुपए, तो 105 करोड़ रुपए कहलाएगा राजकोषीय घाटा। लेकिन अगर 105 करोड़ में से राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए, 5 करोड़ को घटा दिया जाए, तो 100 करोड़ कहलाएगा दोस्तों प्राथमिक घाटा। तो अगला है प्राथमिक घाटा, अगला है दोस्तों प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। अगला है प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। यदि राजकोषीय घाटा में से, राजकोषीय घाटा में से, यदि राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान, क्योंकि राजकोषीय घाटा में ऋण के साथ साथ ब्याज दोनों सम्मिलित होता है, इसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। यदि राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो इसे प्राइमरी डेफिसिट या प्राथमिक घाटा कहते हैं, प्राथमिक घाटा कहते हैं, तो इसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, प्राथमिक घाटा बराबर होता है दोस्तों राजकोषीय घाटा माइनस कुल ब्याज भुगतान। अगर राजकोषीय घाटा में से कुल ब्याज भुगतान को घटा दिया जाता है तो इसे कहा जाता है दोस्तों प्राथमिक घाटा, प्राइमरी डेफिसिट। अगला हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला हम देखने जा रहे हैं क्रियात्मक घाटा, ऑपरेशनल डेफिसिट। ध्यान दीजिएगा, यदि राजकोषीय घाटा में से स्फीतीय समायोजन को घटा दिया जाता है, अर्थात मुद्रास्फीति को घटा दिया जाता है, तो इस प्रकार से उत्पन्न घाटा को क्रियात्मक घाटा कहते हैं। यदि राजकोषीय घाटा में से स्फीतीय समायोजन या मुद्रास्फीति को घटा दिया जाता है, मुद्रास्फीति का मतलब होता है दोस्तों महंगाई दर। यदि राजकोषीय घाटा में से स्फीतीय समायोजन को घटा दिया जाता है तो इसे क्रियात्मक घाटा कहते हैं, तो इसे क्रियात्मक घाटा कहते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अर्थात हम कह सकते हैं दोस्तों क्रियात्मक घाटा बराबर होता है दोस्तों राजकोषीय घाटा माइनस स्फीतीय समायोजन। यदि राजकोषीय घाटा में से स्फीतीय समायोजन को घटा दिया जाता है तो इसे क्रियात्मक घाटा कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने डिस्कस किया राजकोषीय घाटा, फिस्कल डेफिसिट। सरकार की कुल ऋण देनदारियों को राजकोषीय घाटा कहते हैं। जब सरकार अपने वित्तीय घाटों की पूर्ति राजकोष से करती है तो इसे राजकोषीय घाटा कहते हैं। राजकोषीय घाटा का मतलब होता है सरकार की कुल ऋण देनदारियां, कुल ब्याज सहित सकल विदेशी ऋण, सकल घरेलू ऋण, आरबीआई से लिया गया ऋण तथा संस्था से लिया गया ऋण, ये जो भी ऋण देनदारियां है ये सब है दोस्तों राजकोषीय घाटा ब्याज सहित। अर्थात राजकोषीय घाटा बराबर होगा कुल व्यय माइनस कुल प्राप्तियां प्लस बाजार से लिया गया उधार। प्राथमिक घाटा का मतलब होता है दोस्तों यदि राजकोषीय घाटा में से इस ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए, कुल ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो इसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। तो प्राथमिक घाटा बराबर होता है राजकोषीय घाटा माइनस कुल ब्याज भुगतान। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, राजकोषीय घाटा में से
कुल ब्याज भुगतान को घटा दिया जाए तो इसे प्राथमिक घाटा कहते हैं। अगला है क्रियात्मक घाटा। ध्यान दीजिएगा, यदि राजकोषीय घाटा में से स्फीति समायोजन को घटा दिया जाए तो इसे क्रियात्मक घाटा कहते हैं। क्रियात्मक घाटा का मतलब होता है राजकोषीय घाटा में से स्फीति समायोजन को माइनस कर देना। अगला हम पकड़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, अगला हम पकड़ने जा रहे हैं मौद्रीकृत घाटा। 7वां घाटा है मौद्रीकृत घाटा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मौद्रीकृत घाटा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगला है आपका 7वां मौद्रीकृत घाटा। मौद्रीकृत घाटा, मोनेटाइज्ड डेफिसिट। अगला है दोस्तों मोनेटाइज्ड डेफिसिट। ध्यान दीजिएगा, मोनेटाइज्ड डेफिसिट। अगला है मौद्रीकृत घाटा, मोनेटाइज्ड डेफिसिट। जब सरकार अपने घाटों की पूर्ति हेतु, ध्यान दीजिएगा, जब सरकार अपने वित्तीय घाटे की पूर्ति हेतु नए नोट छापती है तो इस प्रकार की प्रक्रिया को कहते हैं मौद्रीकरण, तथा इससे उत्पन्न घाटे को मौद्रीकृत घाटा कहा जाता है। जब सरकार अपने वित्तीय घाटों की पूर्ति हेतु, वित्तीय घाटों के पूर्ति हेतु आरबीआई को नए नोट छापने के लिए कहती है या नए नोट निर्गमन के लिए कहती है तो इसे मौद्रीकरण कहते हैं। तथा इससे उत्पन्न घाटे को मौद्रीकृत घाटा कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसे मौद्रीकृत घाटा कहा जाता है। तो इसे उत्पन्न घाटे को मौद्रीकृत घाटा कहा जाता है। अर्थात मुद्रा की मात्रा मार्केट में बढ़ेगी, अर्थात कहीं ना कहीं डॉलर के कंपैरिजन में मुद्रा का मूल्य गिरेगा। तो यह है दोस्तों मौद्रीकृत घाटा। जब सरकार अपने वित्तीय घाटों की पूर्ति हेतु आरबीआई को नए नोट छापने के लिए कहती है तो इसे मौद्रीकरण कहते हैं, तथा इस प्रकार से उत्पन्न घाटे को मौद्रीकृत घाटा कहा जाता है। अर्थात मौद्रीकृत घाटा बराबर होता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मौद्रीकृत घाटा बराबर होता है वित्तीय घाटा प्लस बजट में आरबीआई का योगदान। सार्वजनिक बजट में आरबीआई का योगदान। आरबीआई नए नोट निर्गमन के द्वारा योगदान प्रदान करता है, नोट निर्गमन के द्वारा अपना योगदान प्रदान करता है। तो ये हमने डिस्कस किया दोस्तों मौद्रीकृत घाटा। तो इस प्रकार से हमने वित्तीय घाटा तथा वित्तीय घाटे के प्रकार को डिस्कस किया। अब हम देखने जा रहे हैं दोस्तों बजट का बजट। अगला है बजट का बजट तथा घाटे का बजट। ये दो कीवर्ड को समझते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पहला पकड़ते हैं बजट का बजट। ध्यान दीजिएगा, बजट का बजट। ध्यान दीजिएगा, जब सार्वजनिक आय, बजट का बजट, जब सार्वजनिक आय अधिक तथा सार्वजनिक व्यय कम हो तो इस प्रकार इसे कहते हैं दोस्तों बजट का बजट। जब सार्वजनिक आय अधिक तथा सार्वजनिक व्यय कम हो तो इसे बजट का बजट कहते हैं। बजट का
बजट कहते हैं। अर्थात आपको कहीं ना कहीं दोस्तों सार्वजनिक आय आपकी ज्यादा है, मतलब खर्च करने के बाद भी आपके पास सरप्लस अर्थात अतिरिक्त मुद्रा बचेगी, अतिरिक्त रकम बचेगी। तो इस प्रकार से आपको बजट का बजट बनाना पड़ेगा। दूसरा पकड़ना है दोस्तों घाटे का बजट। घाटे का बजट, जब सार्वजनिक आय कम, जब सार्वजनिक आय कम तथा सार्वजनिक व्यय अधिक हो, जस्ट वाइस वर्सा हो, तो इसे घाटे का बजट कहते हैं। घाटे का बजट कहते हैं, जिसको हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। तो यह है दोस्तों बजट का बजट तथा घाटे का बजट। जब सार्वजनिक आय अधिक तथा सार्वजनिक व्यय कम हो तो इसे बजट का बजट कहते हैं, जबकि जब सार्वजनिक आय कम तथा सार्वजनिक व्यय अधिक हो तो इसे घाटे का बजट कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने दोस्तों वित्तीय घाटा, वित्तीय घाटे के प्रकार, बजट का बजट तथा घाटे का बजट को डिस्कस किया।